लगा सका कि यह क्या था। रक्त शिरा वलय से ठंडी हवा आ रही थी और ध्रुव का शरीर तरोताजा महसूस कर रहा था। ग्लेशियर गायब हो गया और ध्रुव का नग्न शरीर धीरे धीरे समुद्र की सतह पर तैरने लगा। मार्शल स्पिरिट को मापने के बाद ध्रुव ने ध्यान से प्राकृतिक ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश की और पाया कि अमर मार्शल स्पिरिट, पेट्रिफिकेशन मार्शल स्पिरिट और स्टार मार्शल स्पिरिट अभी भी उसके अंदर मौजूद थे। और जब उसने प्राकृतिक ऊर्जा को सक्रिय किया तो उसने उसके कंपन को तीव्रता से महसूस किया। उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और वह अभी भी आपदा क्षेत्र के दूसरे आकाश में था। केवल उसकी ऊर्जा को रक्त शिरावलय द्वारा बलपूर्वक अवशोषित कर लिया गया था। गहन क्यूई को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। स्टार मार्शल स्पिरिट द्वारा स्टार पावर को एकत्रित किया जा सकता है। यिन मोती से सघन यिन क्यूई प्राप्त किया जा सकता है तथा नकारात्मक शक्ति को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई क्योंकि जब तक उसके पास पर्याप्त समय होगा वह ठीक हो सकता है। वशी वशी वशी, कमटोर डेक पर चिल्लाया। अब ठीक है, जहाज चल सकता है। साफ गाउन पहने वशी तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कमटुर, तुम किस पर चिल्ला रही हो? ठीक है, अब हम जहाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कमटुर हंसते हुए बोला, हम यात्रा जारी रख सकते हैं। हूँ। वशी आश्चर्यचकित हुई और तुरंत डेक पर पहुंची और फिर समुद्र में कूद गई। जब वह पहली बार समुद्र में गई तो उसने पाया कि जहाज ग्लेशियरों के बीच फंस गया था और इतने कम समय में जहाज को चलाना असंभव था। पुह! जैसे ही वह समुद्र में कूदी, वशी की अभिव्यक्ति बदल गई। दर्जनों ग्लेशियर गायब हो गए। वशी को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें रगड़ी और ध्यान से देखा। अभी भी उनका कोई पता नहीं, एक भी ग्लेशियर नहीं। अभी जो हुआ वह एक भ्रम जैसा लग रहा था। अगर सिर्फ उसी ने यह दृश्य देखा होता तो वह मान लेती कि उसकी आंखें धुंधली थीं। लेकिन कमटुर ने भी समुद्र की तलहटी में वह अद्भुत दृश्य देखा था। दोनों अंधे नहीं हो सकते। वशी के चेहरे के भाव बदल गए और वह यह जानने के लिए आगे तैरने लगी कि क्या हुआ था। ठीक तभी एक नंगा युवक समुद्र की तलहटी से तैरकर ऊपर आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह घायल हो गया हो। वशी ने बस उसकी ओर देखा और तुरंत चिल्लाई। वह हक्की बक्की रह गई और ध्रुव को घूरने लगी। फिर वह जल्दी से जहाज की ओर चल पड़ी। वह डर गई थी। जब ध्रुव ने समुद्र में एक सुंदर महिला को देखा तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि वह बच जाएगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह महिला डर जाएगी और डर के मारे भाग जाएगी। ध्रुव को लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है, इसलिए वह केवल दयालु और कोमल होने का दिखावा कर सकता था। वशी अभी अभी पानी से बाहर निकली थी और उसने ताजी हवा की गहरी सांस ली, फिर डर के मारे समुद्र की ओर देखा। ध्रुव इतना मिलनसार लग रहा था कि वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाता रहा। वशी दंग रह गई। वह जटिल भावों से ध्रुव को घूर रही थी। ध्रुव का शरीर डूबने लगा, लेकिन रक्त शिरा वलय ने उसके दिमाग को शांत रखा। ध्रुव को डूबता देख वशी हिचकिचाई। थोड़ी देर बाद वह फिर से समुद्र में कूद गई। ध्रुव नंगा था और उसका लिंग पानी में लहरा रहा था। वशी ने मन ही मन गालियां दीं और ध्रुव के निचले हिस्से को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह आगे बढ़ी और ध्रुव के पास पहुंच गई। वशी को पास आते देख ध्रुव तुरंत उसके पास गया और एक दोस्ताना मुस्कान दिखाई। लेकिन वह नंगा था और उसने वशी को गले लगा रखा था, जिससे वह तुरंत शर्मा गई। वशी ने संघर्ष करते हुए ध्रुव के गले से खुद को छुड़ाया और गुस्से से उसे घूरने लगी। फिर उसने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे समुद्र की सतह की ओर घसीट लिया। ध्रुव ने मन ही मन आह भरी और उसे वशी की बात माननी पड़ी, इसलिए उसने उसे समुद्र की सतह तक ले जाने दिया। वशी एक सुंदर मछली की तरह पानी में अपने पैर ऊपर नीचे हिला रही थी। ध्रुव ने अपनी नजरें वशी पर डालीं, जो उसके बगल में थी, और चुपके से उसकी प्रशंसा की। फूह! वशी अंततः पानी से बाहर आ गई। उसके बगल में ध्रुव ने भी अपना सिर दिखाया। जैसे ही उसने मुस्कुराया और कमजोर आवाज में कहा, धन्यवाद। वशी ने घुरघुराते हुए शर्म से कमठुर से कहा, मुझे एक शर्ट फेंक दो। यह आदमी कौन है? हे यीशु, विकृत, तुम नंगे क्यों हो? अरे,
वो तो वशी पर झुक रहा है। मैंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं किया। कमीने, वशी से दूर रहो, वरना हमें असभ्य होने का दोष मत दो। जहाज पर कई योद्धाओं ने एक नग्न आदमी को वशी के खिलाफ झुकते हुए देखकर गालियां देनी शुरू कर दी। कमटुर, वशी शर्मिंदगी से चिल्लाई। पकड़ा। कमटुर कठोर दिख रहा था, क्योंकि उसे एक टूटी हुई शर्ट मिली और उसने उसे समुद्र में फेंक दिया। हेंगलुओ सागर त्यानसुओ द्वीप समूह। एक नाव जिसमें कुछ मिश्रित माल भरा हुआ था, धीरे धीरे समुद्र में बह रही थी। उस सामान के ढेर के बीच एक बड़े से डिब्बे पर ध्रुव आराम से करवट लेकर लेटा हुआ था। उसने पैच लगे कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर उदासी थी। कमठुर और बाकी लोग नाव के अलग अलग कोनों पर या तो खड़े थे या बैठे थे। वे सब ध्रुव को दुश्मनी से देख रहे थे। वशी नाव पर चढ़ने के बाद भी छींकती रही। अब वह नए कपड़े बदलने के लिए नीचे वाले कमरे में थी। उसके पास ध्रुव से बात करने का समय नहीं था। वशी के जाते ही कमठुर ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसने कमजोर ध्रुव को माल के ढेर में फेंक दिया और किनारे खड़ा होकर उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। किनारे खड़े लोग दांत पीस रहे थे, मन ही मन कोस रहे थे। वे ध्रुव को पीटना चाहते थे और उसे बेरहमी से सबक सिखाना चाहते थे। इस नाव पर वशी इन नौजवानों के लिए प्रशंसा का विषय थी। इन लोगों के लिए वशी निश्चित रूप से उन विषयों में शामिल थी जिन पर वे हर रात बात करते थे। इन लोगों के दिलों में वशी इस नाव की आत्मा थी। ध्रुव पूरी तरह से नंगा था और वशी ने सचमुच उसका हाथ पकड़कर उसे समुद्र से बाहर निकाला। इन लोगों की नजर में ध्रुव ने निस्संदेह वशी की पवित्रता को कलंकित किया था। अगर वशी की पवित्रता पर दाग लगना भी था तो वह उनमें से किसी एक के द्वारा ही होना चाहिए था। यह किसी अजनबी को कैसे मिल सकता था? ये सभी लोग गुप्त रूप से शाप दे रहे थे और निश्चित रूप से ध्रुव के प्रति उनकी नजरें अमित्र थीं। खासकर कमठुर, वह उस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। उसने दांत भींचे और व्यंग्य किया। बच्चा, तू सच में खेलना जानता है ना? इस बर्फ के पहाड़ पर नंगा होकर नहाना तो मजा ही है ना? तुझे कुछ हो गया है क्या? तू समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूब गया? ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम समुद्र में क्यों थे? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी वापस फेंक दूंगा। कमठुर गुस्से से पागल हो गया था। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और ध्रुव की ओर बढ़ा। उसने गुस्से से कहा। इस समय ध्रुव के शरीर की सभी शक्तियां रक्तशिरा वलय द्वारा अवशोषित कर ली गई थीं। वह सचमुच एक साधारण मनुष्य जैसा था। अगर वह कमठुर से लड़ता तो निश्चित रूप से अपनी ही मृत्यु का कारण बनता। मैं इसी इलाके के एक द्वीप से हूं। जब मैं मछली पकड़ने गया था, मेरी नाव टूट गई और मैं समुद्र के पानी में बहकर यहां आ गया। ध्रुव झूठ बोल रहा था। वह फूट फूट कर मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा था कि मैं जरूर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खूबसूरत लड़की अचानक प्रकट हो जाएगी और आखिरकार मुझे बचा लिया गया। बच्चे, तुम पूरी तरह से नग्न क्यों थे? ये वह बात थी जिस पर कमठुर सबसे अधिक नाराज था। हम मछुआरों के कपड़े ज्यादा ढीले होते हैं। जब समुद्र का पानी तेजी से बहता है तो कपड़े आसानी से उतर जाते हैं। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और झुंझलाहट में बोला, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और जब होश आया तो मेरी हालत पहले से ही ऐसी थी। बकवास! कमठुर ने कड़वाहट से ध्रुव को लात मारी। मछुआरों के कपड़े ढीले होते हैं, क्या उनके अंडरवियर भी ढीले हैं? कमठुर ने ध्रुव को फिर से लात मारी। दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगता है तुम बस मेरी वशी का फायदा उठाना चाहते हो और तुमने जानबूझकर खुद को नंगा किया है। बेशर्म कुतिया, अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम कभी सच नहीं बोलोगे। तुम्हारी वशी कौन है? सीढ़ियों से वशी की आवाज आई। कुछ ही देर में सूखे कपड़े पहनकर वशी अपने गीले बाल पोंछते हुए धीरे से प्रकट हुई। उसने कमठुर को एक अरुचिकर नजर से घूरा और चिल्लाई, तुम्हें उसे मारने के लिए किसने कहा? कमठुर को कुछ हद तक अपराध बोध हुआ, इसलिए उसने रूखी हंसी में कहा, मैं तो बस उसे तुम्हारे लिए सबक सिखा रहा था। यह आदमी बिल्कुल नंगा था। यह पक्का विकृत है। वशी, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह के आदमी को बचाना नहीं चाहिए था। तुम्हें इसे डूब जाने देना चाहिए था। क्या उसे खुद को नंगा करना पसंद नहीं?
तो फिर हमें समुद्र के नीचे के राक्षस जानवरों को इसे चौंधने देना चाहिए। वशी ने भौहें चढ़ाईं और घृणा से कहा, कमठुर, तुम बहुत घृणित हो। कमठुर का चेहरा पूरी तरह से मासूम था। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। यह तुम्हारे भले के लिए है। दूर हटो, मुझे उससे कुछ पूछना है। वशी ने नाक भौं सिकोड़ी। वह अधीरता से आगे बढ़ी और कमठुर को घूरते हुए बोली, दूर हटो। उसकी निगाहों के नीचे कमठुर कुछ न कर सका। उसने अपना सिर झुका लिया और नाव के दूसरे कोने में योद्धाओं के साथ खड़ा हो गया। दूर से उनकी दिशा में देख रहा था। कमठुर, क्या तुम्हें नुकसान हुआ है? हे बहन, वशी वाकई बहुत मजबूत है और तुमने कहा था कि तुम उसे काबू में कर सकती हो। मुझे लगता है कि जिंदगी भर तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। कमठुर, सिस्टर वशी कोई नरम दिल इंसान नहीं है। इस बार वो उस बच्चे को क्यों बचाएगी? क्या हो सकता है कि सिस्टर वशी इतने लंबे समय से अकेली है, इसलिए उसे कोई मर्द चाहिए? बकवास, कमठुर ने गालियां दी। उसने उस आदमी को बुरी तरह घूरा। अगर वशी को कोई मर्द चाहिए भी तो वो मेरे जैसे किसी को ही चुनेगी। वो लड़का तो बिल्कुल ही बेकार है, उसमें जरा भी प्रोफाउंड क्यों ही नहीं है। वो तो बस एक कायर है। वो वशी का मर्द बनने लायक कैसे हो सकता है? भाड़ में जाओ। तुम लोगों का दिमाग तुम्हारे लंड पर ही उगाया है क्या? बेवकूफ! कमठुर द्वारा शापित सभी योद्धा मानव लोक के प्रथम या द्वितीय आकाश में थे, लेकिन कमठुर मानव लोक के तृतीय आकाश के शिखर पर था। कमठुर द्वारा शापित होने पर भी वे उसके विरुद्ध जाने से बहुत डरते थे, इसलिए वे केवल क्षमा याचना पूर्वक मुस्कुरा सकते थे। इस नाव पर वशी निस्संदेह सबसे मजबूत थी और उसके बाद कमठुर थी। कमठुर के गाली देने के बाद वह अंदर ही अंदर और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने ध्रुव को ठंडी नजरों से देखा और उसे एहसास हुआ कि वशी नीचे बैठी थी, असल में ध्रुव के बहुत पास झुकी हुई थी। जितना ज्यादा वह देखता रहा, उसे यह सब उतना ही बुरा लगता गया और वह अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। वशी कमठुर और बाकी लोगों की ओर पीठ करके उकड़ूं बैठी थी। उसने अपना पतला हाथ बढ़ाकर ध्रुव की नाड़ी पर रख दिया। कुछ देर जांचने के बाद आखिरकार उसने कहा, तुम एक योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है ना? ध्रुव ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराया। आपके बचाव के लिए धन्यवाद, अन्यथा मैं समुद्र के तल में डूब गया होता। तुम असल में कौन हो? कहां से आई हो? यहां क्यों आई हो? वशी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपने भूरे बालों को पीछे किया और खुशबूदार सांस छोड़ते हुए कहा। ध्रुव के साथ अपनी बातचीत दूसरों को सुनने से रोकने के लिए वशी ध्रुव के बहुत करीब थी। जब वह बात कर रही थी तो उसके होठों के बीच की खुशबू धीरे धीरे बाहर निकलकर ध्रुव की नाक और मुंह की ओर आ रही थी। बेशक वशी का रूप रंग समुद्री भान जितना अच्छा नहीं था, वह राखी के स्तर की ही हो सकती थी, लेकिन फिर भी उसे एक दुर्लभ सुंदरी माना जा सकता था। एक खूबसूरत लड़की की खुशबूदार सांसें उसके चेहरे पर महसूस होना बेशक ध्रुव को बुरा नहीं लगा, लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे और उसने हल्के से कहा, मैंने अभी अभी कमठुर को बताया कि मैं पास के एक द्वीप का मछुआरा हूं, क्योंकि जब मैं मछली पकड़ रहा था तब मेरा जहाज तूफान में तबाह हो गया था और अनजाने में मैं समुद्र के पानी में बह गया था। सचमुच? वशी ने उसकी ओर गहराई से देखा। वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थी। ध्रुव ने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया। यही है। वशी ने भौहें चढ़ाईं और चुप हो गईं। ध्रुव सबसे बड़े हिमखंड में जम गई थी। यह दृश्य किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही देखा था। जो 100 फीट गहरे हिमखंड में जम सकता है, वह कोई साधारण इंसान तो नहीं। वशी अपने दिल में यह बात साफ जानती थी। ध्रुव के इस जिद पर अड़े रहने पर कि वह एक मछुआरा है, वशी समझ गई कि ध्रुव झूठ बोल रहा है। ध्रुव के झूठ बोलने के बावजूद वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह सोच में पड़ गई कि ध्रुव का राज कैसे उजागर करे। ठीक है, तो फिर तुम एक मछुआरे हो? वशी एक पल के लिए झिंझकी और सोचा कि उसे अब भी धीरे धीरे चलना चाहिए। उसने हल्के से कहा, तुम पहले चाहे कहीं भी रहे हो, हम सिर्फ तुम्हारे लिए दिशा नहीं बदलेंगे। इस यात्रा में हम अविनाश परिवार के द्वीप पर जाएंगे। इस नाव पर मौजूद सभी संसाधन अविनाश परिवार के द्वीप पर भेजे जाएंगे और हम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। अविनाश परिवार? ध्रुव चकित हुआ और फिर बोला, तुम्हारा मतलब उस अविनाश
परिवार से है जिसके पास तलवार पर्वत है। तुम जैसे कि कुछ खोजते हुए ध्रुव ने नाव पर सूर्य, चंद्रमा और सितारा ध्वज को देखा और चिल्लाया, आप 3 देवताओं के संप्रदाय से हैं? नाटक करो, बस नाटक करते रहो। वशी ने भौहें चढ़ाईं, मन ही मन व्यंग किया, लेकिन बाहर से वह अविचल और उदासीन रही। उसने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, हम त्रिदेव संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन हम केवल बाहरी अनुयायी हैं और हम संप्रदाय के लिए केवल कुछ छोटे मोटे काम ही करते हैं। इस नाव पर माल त्रिदेव संप्रदाय द्वारा अविनाश परिवार के लिए भेजा जाता है। इन 2 वर्षों में कर्मश परिवार ने अविनाश परिवार को बहुत कष्ट में डाल दिया। द्वीप पर कई सुरक्षा व्यवस्थाएं सीधे नष्ट हो गईं, इसलिए उन्हें हमारे त्रिदेव संप्रदाय से कुछ रक्षात्मक क्रिस्टल खरीदने पड़े। कर्मश परिवार ने अविनाश परिवार को दुखी कर दिया। ध्रुव एक पल के लिए चकित रह गया। इस बार वह वास्तव में आश्चर्यचकित था। हम वशी ने चुपचाप ध्रुव को देखा। यह देखकर कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, उसने फिर समझाना जारी रखा, मुझे नहीं पता कि अविनाश परिवार, विशाल परिवार, जादुई वंडरलैंड और स्वर्गीय झील दिव्य भूमि के लोगों ने उस घमंडी और नासमझ कर्मश परिवार को कैसे नाराज किया। पिछले 2 सालों में कर्मश परिवार के शक्तिशाली योद्धा हर जगह गए। उन्होंने चारों सेनाओं के कई द्वीपों को उखाड़ फेंका और चारों सेनाओं के कई लोगों को मार डाला। कर्मश परिवार अंतहीन सागर में बेहद घमंडी है और इस बार वे चारों सेनाओं को अवर्णनीय पीड़ा देकर इसे सही ठहरा रहे थे। वशी ने भौहें चढ़ाईं और चुपके से ध्रुव को गौर से देखा। उसने धीरे धीरे कर्मश परिवार और 4 सेनाओं के बीच की लड़ाई का वर्णन किया। ध्रुव का चेहरा उदास था, उसकी आंखों में सुखद आश्चर्य चमक रहा था। मेनलो द्वीप पर आखिर में जो हुआ उसे सिर्फ 4 सेनाओं और समुद्री भान ने ही देखा था। चारों सेनाओं को उसकी पहचान बिल्कुल नहीं पता, इसलिए वे किसी भी बात पर गपशप नहीं करेंगे। कर्मश परिवार को जो खबर मिली वह समुद्री भान से ही थी। हालांकि जब वह गड्ढे में गिरा तो उसने अंदाजा लगाया था कि पुनर्जन्म की मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करके समुद्री भान ठीक हो जाएगी। लेकिन इन 3 सालों में वह अभी भी उसके बारे में थोड़ा चिंतित था। वशी के मुंह से खबर सुनकर उसे अंदर से बहुत राहत मिली। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बड़ा पत्थर उतर गया हो और वह बहुत सुकून महसूस करने लगा। कर्मश परिवार सचमुच बहुत मजबूत है। ध्रुव ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने जानबूझकर सामान्य घृणा से कहा, कर्मश परिवार सचमुच घमंडी है। कर्मश परिवार इतना मजबूत है। वशी के चेहरे पर उदासीनता थी। हालांकि चारों सेनाएं भी अनंत सागर की 15 सेनाओं में शामिल हैं, लेकिन अपनी समृद्ध विरासत वाले कर्मश परिवार की तुलना में चारों सेनाएं अभी भी थोड़ी कमजोर हैं। इस बार वे गलत रास्ते पर लग रहे थे और कर्मश परिवार ने उन पर कब्जा कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें इतना कष्ट हो रहा है। हमारे 3 देव संप्रदाय को कर्मश परिवार से डरना नहीं चाहिए, ध्रुव ने अचानक कहा। उसने खुद को हैंगलुओ सागर से होने का दिखावा किया और त्रिदेव संप्रदाय की जड़ ठीक हैंगलुओ सागर में थी। हैंगलुओ सागर में त्रिदेव संप्रदाय की स्थिति और क्यारा सागर में कर्मश परिवार की स्थिति लगभग एक जैसी थी। खुद को त्रिदेव संप्रदाय में रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल वशी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो हमारा त्रिदेव संप्रदाय कर्मश परिवार से थोड़ा बदतर हुआ करता था, लेकिन अब आप भविष्य के बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते। एक पवित्र व्यक्ति हमारे त्रिदेव संप्रदाय में लौट आया है। कुछ दशकों बाद हमारा त्रिदेव संप्रदाय निश्चित रूप से कर्मश परिवार से आगे निकल जाएगा। हम उस समय तक अगर कर्मश परिवार ने हमारे हैंगलुओ सागर में फिर से उत्पात मचाने की हिम्मत की तो हम उन्हें जरूर सजा देंगे। ये कहते हुए वशी दांत पीस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कर्मश परिवार से सख्त नफरत हो। पवित्र व्यक्ति। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी और वह जान गया कि वह पवित्र व्यक्ति कौन था जिसके बारे में वशी बात कर रही थी। भगवान स्टोन स्क्वायर आकाश से उल्का पराशक्ति। ध्रुव नाव के एक कोने पर झुका हुआ था। वह ध्यान कर रहा था और धीरे धीरे अपनी गहन क्यूई को पुनः प्राप्त कर रहा था। ठंडी बर्फ की ज्वाला को सील करने के लिए
उसकी रक्तशिरा अंगूठी ने उसकी सारी ऊर्जा निगल ली थी, जिसके कारण ध्रुव के शरीर में शक्ति की एक भी बूंद नहीं थी, जिससे वह एक नश्वर की तरह बन गया, जिसने कभी मार्शल आर्ट में साधना नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों में उसके दांतियान में गहन क्यूई पहले से ही थोड़ा ठीक हो गया था। चुपचाप अपनी शक्ति का संचार करते हुए ध्रुव चिंता मुक्त हो गया। उसे विश्वास था कि 10 से 15 दिनों में उसकी सारी गहन क्यूई पुनः प्राप्त हो जाएगी और अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाएगी। प्रतिदिन उसकी सभी मांसपेशियां और हड्डियां ठंडी ऊर्जा से पोषित हो रही थीं, और उस ऊर्जा की कुछ बूंदें रक्त शिरा वलय से बाहर निकलती रहती थीं। अधिकांश ठंडी ऊर्जा उसकी हड्डियों, रक्त शिराओं और अस्थि मज्जाओं में पहले ही समा चुकी थी। ध्रुव का शरीर पूरी तरह से ठंडी ऊर्जा से भर गया था और उसका शरीर ठंड के प्रति अभेद्य हो गया था। अधिकांश ठंडी ऊर्जा उसके रक्त में समा गई थी। जब से उसने रैम्पेज के दूसरे आकाश में साधना करते हुए गलती से अपने रक्त में शीतल ऊर्जा का संचार कर लिया था, तब से उसके रक्त में सूक्ष्म परिवर्तन आ गए थे। उसके बहते रक्त में शीतल ऊर्जा के अंश पाए जा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रक्त में बहुत अधिक शीतल ऊर्जा छिपी हुई हो। ठंडी बर्फ की लौ से संघर्ष के इन 3 सालों में उसका शरीर पूरी तरह से ठंडी ऊर्जा के अनुकूल हो गया था। इन 3 सालों में उसके शरीर के अंदर की ठंडी ऊर्जा और भी सघन हो गई थी। इन 3 सालों में उसने एक बार भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसके मन का तीव्र तनाव और ठंडी बर्फ की ज्वाला से उसकी आत्मा की लड़ाई ने उसे विपत्ति लोक के दूसरे आकाश में आसानी से कदम रखने दिया। इसने उसकी मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति पर उसके नियंत्रण को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। नाव के एक कोने में खुद को छिपाए ध्रुव के चेहरे पर उदासीनता थी। ज्यादातर समय वह अपनी गहन क्यूई की गहन साधना में लगा रहता था। वह अपनी मनः स्थिति में आए बदलाव को समझने के लिए भी कुछ समय निकालता था और इन 3 सालों के आत्मिक संघर्ष से प्राप्त अनुभवों को बार बार याद करता था। यह प्रक्रिया उसके भविष्य की प्रगति के लिए बहुत लाभदायक होगी। उसे इस बात का एहसास था, इसलिए उसे यह अपमानजनक नहीं लगा। इस नाव में रहने में क्या बुराई है? उसे वास्तव में राहत महसूस हुई और वह पूरे दिन गहन साधना कर सका। कभी कभी ध्रुव अपनी चेतना को रक्त शिरा वलय में डुबो देता ताकि रक्त शिरा वलय के अंदर ठंडी बर्फ की लौ का निरीक्षण कर सके। उसने महसूस किया कि उस अजीब भंवर के नीचे जब ठंडी बर्फ की लौ रक्त शिरा वलय से बाहर निकलने की कोशिश करती रही, तब भी वह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही थी। धीरे धीरे ध्रुव को यकीन हो गया। उसे पता चल गया था कि रक्त शिरा वलय वाकई रहस्यमयी था। उसने आकाश की एक अग्नि ठंडी बर्फ की लौ को दबाने में कामयाबी हासिल की थी। ठंडी बर्फ की ज्वाला आकाशीय अग्नियों में से एक थी। यह एक ठंडी ऊर्जा की ज्वाला थी जो दुनिया के आरंभिक उद्घाटन के समय से ही विद्यमान थी। इसकी चेतना दुष्ट और प्राचीन थी और इसका जीवन असाधारण था। यदि कोई व्यक्ति शीत बर्फ ज्वाला की प्रमुख चेतना को मिटा सके और उसे अपने ज्ञान सागर में मिला सके, तो ये उस व्यक्ति के ज्ञान सागर को पूरी तरह से बदल देगा, जिससे ज्ञान सागर में उत्परिवर्तन पैदा होगा और वह अपने स्तर का एक अजेय मजबूत योद्धा बन जाएगा। ध्रुव के मन में यह विचार आया, दुर्भाग्य से केवल निर्वाण क्षेत्र के योद्धा ही वास्तव में ज्ञान सागर का निर्माण कर सकते थे। ज्ञान सागर में अनंत जादुई प्रभाव होते हैं और इसकी सहायता से आप कई अद्भुत कारनामे कर सकते थे। ज्ञान सागर के बिना शीत हिम ज्वाला में विलीन होना अत्यंत कठिन होता और हो सकता है कि उसका शरीर शीत हिम ज्वाला द्वारा ग्रसित हो जाए। ज्ञान सागर बनाने के अलावा शीत बर्फ की ज्वाला में विलीन होने के लिए आपको 9 अत्यंत गर्म यांग शक्ति से युक्त खजाने और सामग्री भी इकट्ठा करनी होगी। इन 9 खजानों और सामग्रियों से आपको शीत बर्फ की ज्वाला की दुष्ट चेतना को तब तक परिष्कृत करना होगा जब तक वह लगभग मर न जाए, और फिर इस अवसर का उपयोग करके उसके साथ विलीन होना होगा। ज्ञान सागर और खजाने दोनों ही बेहद जरूरी थे। इन 2 चरणों को पूरा किए बिना ध्रुव जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इन 3 सालों की आत्मिक लड़ाई के दौरान उसे इस बात की गहरी समझ मिली कि ठंडी बर्फ की लौ कितनी भयानक होती है। अगर उसकी मेरिडियंस में इतनी नकारात्मक भावनाएं न होतीं और रक्त शिरा वलय की जादुई मदद न होती, तो शायद वह 3 दिन भी नहीं टिक पाता।
वह ठंडी बर्फ की लौ की गिरफ्त में सफलतापूर्वक आ जाता। सूर्य अस्त हो गया। चांद और तारे धीरे धीरे रात के आकाश में लटक गए। आसमान में तारे बिखरे पड़े थे। नंगी आंखों से दिखाई न देने वाली तारों की शक्ति की किरणें चुपचाप आसमान से नीचे गिर रही थीं। वे सब ध्रुव के शरीर के रोम छिद्रों में समा गए और फिर उसके हृदय में स्थित तारों की मार्शल आत्मा में समा गए। स्टार मार्शल आत्मा ने कुछ स्टार शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसके सिर पर फिर से स्टारलाइट के धब्बे चमकने लगे और ध्रुव ने एक बार फिर बिखरी हुई स्टार शक्ति के अस्तित्व को महसूस किया। अपना सिर उठाकर ध्रुव तारों भरे रात के आसमान को घूरने लगा। ध्रुव के चेहरे पर ठंडक थी। उसके होठों के कोनों पर एक बदला लेने वाला भाव उभर आया। कुमकुम, साध्वी सुहायरा, विशाल, अविनाश, ये चारों नाम एक एक करके उसके दिल में उतर गए। ध्रुव की आंखें और भी ठंडी होती गईं और उसके शरीर से हल्की सी ठंडी ऊर्जा भी बहती हुई प्रतीत हुई। मेनलुओ द्वीप पर आखिरी क्षण में इन चारों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। जब उसका शरीर गड्ढे में गिरा तो उसने उन चारों के कई हमले देखे। अगर ठंडी बर्फ की लौ ने गड्ढे के मुंह पर बर्फ का एक टुकड़ा न रखा होता तो वह उन चारों के हमलों में जरूर मर जाता और उसका कोई नामो निशान न बचता। विशेष रूप से विशाल और अविनाश, उन्होंने समुद्री भान के बारे में कामुक विचार रखने की हिम्मत की। इससे ध्रुव उनसे और भी अधिक नफरत करने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वशी के शाहबलूत के रंग के बाल लहराए और हल्के से उसके भरे हुए नितंबों पर लगे जैसे ही वह अचानक नाव के नीचे से ऊपर आई। रात में वशी की खूबसूरत आंखें चमकदार थीं। उसने डेक पर दूर तक देखा और हल्के से कहा, सब लोग सावधान रहें, हम त्यांसुओ द्वीप समूह छोड़ने वाले हैं। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में राक्षस जानवर देखे गए हैं, इसलिए पूरा ध्यान दें। डेक पर 1 दर्जन या उससे अधिक योद्धा सभी उबासी ले रहे थे। वे खराब मूड में लग रहे थे। हालांकि कमठुर इन 2 दिनों के दौरान अक्सर ध्रुव को परेशान करता था, लेकिन वशी के बचाव के कारण उसे वास्तव में कोई कदम उठाने का मौका नहीं मिला। अब जब उसने वशी को यह कहते सुना कि पास में राक्षस जानवर देखे गए हैं तो कमठुर वास्तव में सीधे खड़ा हो गया और चिल्लाया, सब लोग ध्यान दें। वशी ने कहा कि पास में राक्षस जानवर हैं तो निश्चित रूप से हैं। वशी इस रास्ते से कई बार गुजरी है। सब लोग सोना बंद करो, उठो उठो। कमठुर चिल्लाया और डेक पर इधर उधर घूमता रहा। उबासी लेते हुए योद्धाओं को लात मारकर जगाता रहा। कमठुर चिल्लाया और धीरे धीरे ध्रुव के पास आया। उसने ध्रुव पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तुम भी उठो। बात करते हुए कमठुर का पैर इस तरह किक मार रहा था। जब वह दूसरों को किक मार रहा था तो उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित कर रखा था और उसने ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जिस पैर को वह अब ध्रुव की ओर उठा रहा था वह बेहद शक्तिशाली था। भले ही वह धीमा था, लेकिन वह असामान्य रूप से शक्तिशाली था। ध्रुव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उसने तुरंत महसूस किया कि कमठुर की इस किक में बहुत सारी गहन क्यूई थी। अगर किसी साधारण व्यक्ति को वास्तव में उस पैर से किक मार दी जाए तो निश्चित रूप से गंभीर चोटें लगेंगी। ध्रुव ने अपने मन में व्यंग्य किया। कमठुर का पैर उसकी ओर उठने से पहले वह अचानक खड़ा हो गया और तेजी से वशी की ओर चला गया। धमाका! कमठुर का पैर इस तरह किक मार रहा था, लेकिन वह उस बड़े डिब्बे पर जा लगा जिस पर ध्रुव लेटा हुआ था। वह बड़ा डिब्बा वास्तव में उसकी किक से आधा मीटर पीछे चला गया। ध्रुव का चेहरा उदास हो गया। वह एक तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप कमठुर को देखने लगा। आसपास के योद्धा सभी गुप्त रूप से इस पर हंस रहे थे। वे सभी थोड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कमठुर के पैर में स्पष्ट रूप से गहन क्यूई मिला दी गई थी, वरना वह डिब्बा आधा मीटर पीछे नहीं खिसकता। ये योद्धा सभी जानते थे कि डिब्बों के अंदर भारी गहन ग्रेनाइट था और हर टुकड़ा सामान्य चट्टानों से बहुत भारी था। कमठुर अपने एक पैर से बड़े डिब्बे को इस तरह किक मारने में सक्षम था। अगर वह वास्तव में ध्रुव पर गिरता तो ध्रुव की हड्डियां शायद किक से टूट जातीं। कमठुर, तुम क्या कर रहे हो? वशी ने भी यहां की असामान्य स्थिति को देखा। उसका सुंदर चेहरा बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाई, क्या तुम किसी का कत्ल करना चाहते हो? ध्रुव ने तुम्हें कैसे नाराज किया?
क्या तुम्हें इतनी ताकत से हमला करना पड़ा? मैंने नहीं किया। कमठुर ने कंधे उचकाए और सहजता से कहा। ध्रुव भी एक योद्धा है। हालांकि वह औसत दर्जे का है, फिर भी वह मेरी किक झेल सकता है। मैं तो बस परख रहा था, यह देखने के लिए कि वह असल में किस दायरे में है। मेरी ये किक उसे नहीं मारेगी। वैसे भी हम क्लाउड आइलैंड से अभी बहुत दूर हैं, इसलिए अगर उसे सचमुच चोट लग भी जाए तो वह आज्ञाकारी होकर अपनी चोटों को ठीक कर सकता है। इस आदमी की पृष्ठभूमि अज्ञात है। हमारे लिए यही बेहतर है कि वह हिल डुल न सके, वरना पता नहीं वह हमें कुछ नुकसान पहुंचा दे, है ना? कमठुर ने आसपास के योद्धाओं की ओर देखा और चिल्लाया, इस आदमी की पृष्ठभूमि अज्ञात है और हमें एक कार्य सौंपा गया है। ऐसे आदमी को नाव पर रहने देना क्या बेहतर है, अगर वह घायल हो और हिलडुल न सके, या अगर वह जीवित और सक्रिय हो? उसकी निगरानी में आसपास के सभी योद्धाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। जिनके कमठुर से अच्छे संबंध थे उन सभी ने हल्के से सिर हिलाया, और जो वशी पर विश्वास करते थे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बस वशी को देखा। उसकी पृष्ठभूमि अज्ञात कैसे है? वशी ने हंसते हुए कहा, क्या उसने यह नहीं बताया कि वह पास के एक द्वीप पर मछुआरा है? अगर वो सचमुच पास के किसी द्वीप पर मछुआरा होता तो उसे यहीं किसी द्वीप पर क्यों नहीं भेज देते? इन द्वीपों पर नावें आती जाती रहती हैं, वो तो किसी और नाव से वापस जा ही सकता है। उसे हमारी नाव से क्यों चिपकना है? कमठुर ने व्यंग्य किया। वो कोई दिमाग वाला नहीं था। हाल ही में अपने अवलोकनों से उसने पहले ही समझ लिया था कि जब वशी ध्रुव का इलाज कर रही थी तो उसके कुछ और ही विचार थे। उसे नहीं पता था कि वशी धीरे धीरे ध्रुव के राज जानने की कोशिश कर रही थी। उसे बस यही लग रहा था कि वह ध्रुव की तरफ आकर्षित है और उसे जलन हो रही थी, इसीलिए ये सब गड़बड़ हो रही थी। वह क्लाउड आइलैंड का अनुभव करना चाहता है, क्या यह ठीक नहीं है? वशी का सुंदर चेहरा बिगड़ने लगा था। उसने अपने बाल एक तरफ कर दिए और नाव पर सवार योद्धाओं को घूरने लगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम लोगों को अभी की स्थिति समझ नहीं आ रही है? क्या तुम जानते हो कि इस काम का प्रभारी कौन है? क्या तुम जानते हो कि यह नाव किसकी है? अगर तुम अब और काम नहीं करना चाहते तो काम खत्म होने पर तुम सब मेरी नाव छोड़ सकते हो। सिस्टर वशी, शांत हो जाओ। आप जो भी कहें हम सब आपकी बात सुनेंगे। हाँ बहन वशी, हमने किसी भी तरह से आपका खंडन नहीं किया। बहन वशी, मैं इतने सालों से आपका अनुसरण कर रहा हूं। आप जहां भी जाएंगी मैं भी वहां जाऊंगा। कृपया मुझे कभी बाहर मत निकालना। वशी की ओर झुके कई योद्धाओं ने अपनी वफादारी दिखाने के लिए मुस्कुराया। यहां तक कि जो लोग शुरू में खुद को अनुपयुक्त समझते थे उन्होंने भी वशी को गुस्से में देखकर कड़वाहट से भरे चेहरे बनाए और दया की भीख मांगी। त्रिदेव संप्रदाय के बाहरी शिष्यों में वशी काफी प्रतिष्ठित थीं। त्रिदेव संप्रदाय से जुड़ी अनेक शक्तियों में से वशी का परिवार भी काफी शक्तिशाली था। इसके अलावा वशी में खुद भी अद्भुत क्षमता थी। वह संभवतः त्रिदेव संप्रदाय की एक प्रमुख शिष्या बन सकती थी। इसीलिए इन लोगों की नजर में वशी कमठुर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यद्यपि सामान्यतः वशी सौम्य थी, लेकिन एक बार जब वह क्रोधित हो जाती थी तो कोई भी उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर पाता था। यहां तक कि कमठुर ने भी जब देखा कि वशी गुस्से में है तो वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। क्या एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाले बच्चे के लिए इतनी परेशानी से गुजरना उचित है? तुम यहीं रुको। वशी ने उस पर ठंडी निगाह डाली और चिल्लाई, पूरा ध्यान दो, राक्षस जानवरों से सावधान रहो। छप छप छप। इस समय उनके आगे पानी की सतह पर हर जगह पानी की बौछारें पड़ रही थीं। काली परछाइयां तेजी से समुद्र के पानी के नीचे तैरती हुई चारों तरफ से नाव की ओर दौड़ पड़ीं। यहां सचमुच राक्षस जानवर हैं। वशी का सुंदर चेहरा बदल गया। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। सब लोग सावधान रहें, मैं भी यहां राक्षस जानवरों से पहली बार सामना कर रही हूं। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं। उसने समुद्र की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। हरे शल्क वाले जानवर हेंगलुओ सागर में आम राक्षस जानवर थे। उनका शरीर हरे शल्कों से ढका होता था और उनके दांत होते थे। वे समुद्र से तेजी से बाहर कूद सकते थे और तीरों की तरह तेज हमला करने में सक्षम थे। हरे शल्क वाले जानवर समुद्र में उच्च स्तर के राक्षस जानवर नहीं थे,
क्योंकि वे लगभग दूसरे, तीसरे या चौथे स्तर पर थे। उनमें से कुछ ही 5वें स्तर तक पहुंच सकते थे। हरे शल्क वाले जानवरों में कोई राक्षसी क्रिस्टल नहीं थे और उनके हरे शल्कों का कोई मूल्य नहीं था। केवल उनके मस्तिष्क में मौजूद हरे चंद्रमणि ही हरे प्रकाश से चमकते थे और लोगों को शांत करते थे। लोगों को शांत करने के अपने कार्य के अलावा ग्रीन मूनस्टोन को आमतौर पर सहायक वस्तुओं के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यह हरा प्रकाश उत्पन्न करता था। चूंकि हरे स्केल वाले जानवर निम्न स्तर पर थे, इसलिए तियानसू द्वीप पर योद्धा आमतौर पर हरे चंद्रमणि प्राप्त करने के लिए हरे स्केल वाले जानवरों का शिकार करते थे और व्यापारियों के साथ व्यापार करके उससे कुछ पैसे कमाते थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक ग्रीन स्केल जानवर मारे गए, मानव योद्धाओं के प्रति उनकी नफरत बढ़ती गई और ये सौहार्दपूर्ण ग्रीन स्केल जानवर अधिक आक्रामक होने लगे। इस प्रकार उन्होंने व्यापारिक जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। जहाज के पास कई हरे शल्क वाले जानवर तैर रहे थे और उनके हरे शल्क साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ हरे शल्क वाले जानवरों के शल्क पानी की सतह पर भी दिखाई दे रहे थे। दूर भागो! कई हरे शल्क वाले जानवर तीर की तरह पानी से बाहर निकले और डेक पर मौजूद योद्धाओं पर हमला कर दिया। मारना! वशी ने आदेश दिया। जैसे ही वशी ने अपने 2 खंजरों के साथ डेक पर कार्रवाई शुरू की, हवा में नीली तलवार की रोशनी से बना एक जाल दिखाई दिया। डबल स्नेक ट्विस्ट! वशी की भुजाएं तेजी से घूम रही थीं, जबकि खंजर हवा में उड़ रहे थे और उसने तलवार को 2 मुंह वाले सांप में बदल दिया जो अपनी जीभ हिला रहा था। 2 लेवल 3 ग्रीन स्केल जानवर वशी की ओर दौड़े, लेकिन वे उसके डबल स्नेक ट्विस्ट में उलझ गए। हरे शल्क वाले जानवरों के हरे शल्कों से धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई और उनके सिर खंजरों से टकरा गए। वशी ने 2 ग्रीन स्केल जानवरों को मार डाला और उनके शरीर सीधे डेक पर गिर गए। दूर हटो! दूर हटो! दूर हटो! समुद्र की सतह से और अधिक हरे शल्क वाले जानवर प्रकट हुए, जो उन योद्धाओं की ओर तेज तलवारों की तरह झपटे। डेक पर वशी और कमठुर के अलावा 9 अन्य योद्धा थे जो नवजात या मानव क्षेत्र में थे, जो ग्रीन स्केल बीस्ट से कमजोर नहीं थे। यद्यपि वे योद्धा त्रिदेव संप्रदाय के केवल बाहरी शिष्य थे, वे त्रिदेव संप्रदाय से जुड़ी कई छोटी शक्तियों से भी थे। इस प्रकार उनके पास काफी युद्ध अनुभव था, जो उनके लिए हरे शल्क वाले जानवरों से बहादुरी से लड़ने के लिए पर्याप्त था। डेक पर मौजूद योद्धाओं ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अचानक डेक एक हल्के जाल से ढक गया। उड़ने वाले हरे शल्क वाले जानवरों को अच्छा इनाम दिया गया, क्योंकि उन्हें या तो हवा में ही मार दिया गया या फिर समुद्र में वापस फेंक दिया गया। कुछ ही समय बाद जब हरे शल्क वाले जानवर मारे गए, तो अन्य जानवर वापस समुद्र में लौट गए। ग्रीन स्केल बीस्ट्स ने दूसरी बार हमला करने की हिम्मत नहीं की। न ही उन्होंने जहाज छोड़ा, बल्कि उसका बारीकी से पीछा किया। कमठुर सहित समूह ने डेक पर हरे स्केल जानवरों को शांतिपूर्वक काट दिया और हरे मूनस्टोन को बाहर निकाल लिया और उनके अवशेषों को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में दूर स्थित हरे शल्क वाले जानवरों ने यह सब देखा और चांदनी रात में उनकी आंखों में गहरी घृणा झलक रही थी। हरा चंद्रमणि अखरोट जितना बड़ा था, जिससे हरा प्रकाश निकल रहा था, जो शांत चांदनी में सुंदर लग रहा था। वशी, क्या तुम्हें ये पत्थर पसंद हैं? कमठुर मुस्कुराते हुए वशी की ओर बढ़ा। उसके हाथ में ग्रीन मून स्टोन था और उसने पूछा, अगर तुम चाहो तो ये सब ले सकती हो। चांदनी रात में वशी बहुत सुंदर लग रही थी और ग्रीन स्केल बीस्ट्स को मारने के उसके प्रदर्शन ने ध्रुव को बहुत प्रभावित किया। कोई दिलचस्पी नहीं, वशी ने सिर हिलाया। मुझे सस्ती चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ साधारण औरतें ही इस तरह के साधारण पत्थर पसंद करती हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद वशी ने कहा, आप ये हरे चंद्रमणि दूसरी महिलाओं को दे सकते हैं और हो सकता है कि वे आपको कुछ और इनाम दें, इसलिए इन्हें अपने पास ही रख लीजिए। कमठुर हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम उन्हें नहीं चाहती, लेकिन मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? मुझे आम औरतें पसंद नहीं। वशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ध्रुव की ओर चल पड़ी। उनका पीछा कर रहे बाकी हरे शल्क वाले जानवरों को देखकर उसकी भौहें तन गईं और उसने चिंता से कहा, उम्मीद है कि चौथे दर्जे का हरा शल्क वाला जानवर नहीं आएगा। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे हरे स्केल वाले जानवर तीसरे स्तर पर थे।
स्तर 3 ग्रीन स्केल बीस्ट मानव क्षेत्र योद्धाओं के बराबर थे, लेकिन चूंकि वे लड़ते समय हवा में कूदते थे, इसलिए उनकी क्षमता नवजात क्षेत्र योद्धाओं के बराबर थी। 3 देव संप्रदाय के ये बाहरी शिष्य लगभग नवजात और मानव क्षेत्र में थे, और वशी आपदा क्षेत्र के पहले आकाश में थी, इसलिए वे उन हरे रंग के स्केल जानवरों को आसानी से साफ कर सकते थे, जो ध्रुव के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन लेवल 4 ग्रीन स्केल बीस्ट्स का बचाव करना कठिन था। स्तर 4 के हरे स्केल वाले जानवरों के स्केल स्तर 3 के स्केल से अधिक कठोर थे, जिन्हें किसी भी सामान्य हमले से शायद ही चोट पहुंच सकती थी। इसके अलावा लेवल 4 के हरे स्केल जानवरों के पास तीखे दांत थे, जो जहाज के डेक को भी फाड़ सकते थे। यदि लेवल 4 ग्रीन स्केल बीस्ट पहले जहाज को फाड़ दे और फिर उन्हें समुद्र में खींच ले जाए, तो वे शायद ही बच सकें। हरे शल्क वाले जानवर हवा की तुलना में पानी में ज्यादा ताकतवर थे। अगर हरे शल्क वाले जानवर उनके जहाज को नुकसान पहुंचाते तो वे जरूर मर जाते। डेक पर योद्धा अभी भी ग्रीन स्केल बीस्ट्स पर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जबकि वशी ने आह भरी और घबराने लगी, क्योंकि वह ध्रुव के पास खड़ी थी। ध्रुव, क्या तुम्हें लगता है कि हम पर लेवल 4 के हरे स्केल जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा? वशी ने आह भरी जैसे ही उसने ध्रुव को देखा और घबराहट में पूछा। वशी ने ध्रुव को समुद्र में एक ग्लेशियर के अंदर जमते देखा। हालांकि उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, वशी को लगा कि वह असाधारण है और कमठुर जैसे योद्धाओं से भी ज्यादा चतुर। इस प्रकार वह ध्रुव से कुछ सलाह चाहती थी। मुझे नहीं पता, ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। मुझे ग्रीन स्केल बीस्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। क्या? वशी को यकीन नहीं हुआ। क्या आप त्यांसु द्वीप पर मछुआरे नहीं हैं? ध्रुव को अजीब लगा। उसने खांसते हुए धीरे से कहा, मैं तो बस एक आम मछुआरा हूं जो आम मछलियां पकड़ता है। ये डरावने राक्षस जानवर नहीं। मैं इस तरह के राक्षस जानवर का सामना नहीं कर सकता। केवल आप त्रिदेव संप्रदाय के विशेषज्ञ ही इनका बचाव कर सकते हैं, मैं नहीं। वशी ने आंखें घुमाकर शिकायत की। बस कह दो कि तुम मदद नहीं करना चाहते। मछुआरों का जिक्र करना बंद करो। मैंने आज तक किसी मछुआरे को हरे शल्क वाले जानवर के सामने इतना स्थिर नहीं देखा। जब ये हरे शल्क वाले जानवर पानी से बाहर कूदे तो माहौल काफी डरावना हो गया और वशी ने ध्रुव को हरे शल्क वाले जानवरों से लड़ते हुए देखा। उसने पाया कि ध्रुव बिना किसी डर के सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ रही थी। एक मछुआरा इतना शांत नहीं होगा, ध्रुव मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि मुझे मदद नहीं चाहिए, बल्कि मैं मदद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हरे स्केल वाले जानवर फिर से आएंगे और उनमें कई चौथे स्तर वाले भी होंगे, वरना तीसरे स्तर वाले हरे स्केल वाले जानवर हमारे पीछे पीछे इतने दूर तक नहीं आते। बकवास! मुझे पता है कि वे लेवल 4 वाले विमानों के साथ फिर से हमला करेंगे। वशी ने आंखें घुमाई और घुरघुराते हुए कहा, मैं उनसे बचाव के तरीके पूछ रही हूं। अब तुम भी हम में से एक हो। अगर जहाज बर्बाद हो गया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम क्लाउड्स आइलैंड जाना चाहते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास अभी भी कुछ समय है। ध्यान से सोचो। अगर आप विशेषज्ञ हैं तो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद जरूर करें। वशी ने विनती भरी नजरों से उसकी ओर देखा। आखिरकार मैंने आपको एक बार बचाया है। हालांकि मेरे साथी आपको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं चाहती हूं कि वे सुरक्षित रहें। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उनकी रक्षा करूंगी। ध्रुव दंग रह गया और उसका आदर करने लगा। जब कमठुर उसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहा था, तब भी वह उन पर गंभीरता से विचार कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि योद्धा उस पर इतना भरोसा करते थे। इस तरह उसने समूह में अपनी जगह बनाए रखी और वे योद्धा भाग्यशाली थे कि उन्हें उसके जैसा नेता मिला। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। ध्रुव ने खुद का मजाक उड़ाया। बस एक दुखी आदमी जो डूबने से लगभग मर ही गया था। मुझ पर भरोसा मत करो। वह विनम्र नहीं था। इससे पहले कि उसकी ऊर्जा पुनः प्राप्त होती, उसके लिए वशी को जीतना भी असंभव था। उसकी रक्षा करना तो दूर की बात थी। हालांकि यदि वह कम समय में अपनी सत्ता पुनः प्राप्त कर लेता तो स्थिति भिन्न होती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धक्का नहीं दूंगी। वशी का चेहरा ठंडा पड़ गया। अगर जहाज डूब गया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। फिर तो तुम भी हमारे साथ मर जाओगे। तो सोच लो। फिर वशी उन योद्धाओं के सामने कठोर चेहरा बनाकर चली गई और उन्हें याद दिलाने लगी कि आगे क्या होगा।
ध्रुव एक बड़े बक्से के सहारे आराम से झुका हुआ था और अपनी आंखें बंद किए हुए आराम कर रहा था। उसके शरीर के अंदर गहन क्यूई प्रसारित हो रही थी और धीरे धीरे ठीक हो रही थी। नाव का डेक चांदनी में चमक रहा था। रात काफी हो चुकी थी। डेक पर वशी सहित 11 लोगों का समूह लगातार आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था। जहाज का पीछा बड़ी संख्या में हरे रंग के स्केल वाले बीट्स द्वारा किया जा रहा था। ये दर्जनों हरे स्केल वाले जानवर हार नहीं मान रहे थे और इसलिए वशी और समूह लगातार सतर्क थे। 11 योद्धा पूरे डेक पर बिखरे हुए थे। ऊपर नीचे, पास, दूर, लेवल 4 के हरे रंग के स्केल वाले जानवरों के हमले की किसी भी संभावना के लिए विशेष रूप से जहाज के नीचे से जांच कर रहे थे। जहाज तियानसू द्वीप से पहले ही काफी दूर था और आसपास कोई और द्वीप भी नहीं था। अगर जहाज हरे शल्कों की मार से फट जाता तो उनका पूरा समूह डूब जाता। इसलिए वे जहाज को एक खरोंच भी नहीं आने देने की स्थिति में थे। ध्रुव से निरर्थक पूछताछ करने के बाद वशी ने अब उसकी परवाह नहीं की और ध्रुव की परवाह किए बिना आसपास के वातावरण पर नजर रखना शुरू कर दिया। यद्यपि कमठुर और कई अन्य लोग ध्रुव को नापसंद करते थे, फिर भी उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी परवाह नहीं की। ध्रुव ने अपनी गहन क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए हर क्षण का उपयोग किया। एक और पूर्ण परिसंचरण के बाद ध्रुव की गहन क्यूई आधी हो गई थी, जो योद्धा स्तर की तुलना में मानव क्षेत्र के प्रथम आकाश के बराबर होती। अब अगर कमठुर उससे उलझना भी चाहे तो ध्रुव उसे आसानी से सबक सिखा सकता था। हालांकि यह अभी भी वशी से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं था, जो कि आपदा क्षेत्र के प्रथम आकाश में थी। ध्रुव थोड़ा चिंतित हो रहा था। हरे शल्क वाले जानवरों की चाल के अनुसार उनका अगला हमला शीघ्र ही होगा। हमले में चौथे स्तर के हरे शल्क वाले जानवरों का होना निश्चित था और वशी का समूह उनसे निपटने में सक्षम नहीं था। अगर जहाज नष्ट हो जाता तो ध्रुव भी नहीं बचता। हालांकि ध्रुव ने वशी से कोई वादा नहीं किया था, फिर भी वह उसकी मदद करने के तरीके ढूंढ रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद ध्रुव के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। जब डेक पर मौजूद सभी योद्धा मर जाएंगे तो वह उनकी लाशों से नकारात्मक ऊर्जा एकत्र करेगा, जिससे वह रैम्पेज के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मुक्त करने में सक्षम हो जाएगा। इस तरह वह स्तर 4 के हरे रंग के शल्क वाले जानवरों को नियंत्रित कर सकता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक बार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ये 2 प्रकार की शक्तियां बन गईं तो वह आसानी से स्तर 4 के जानवरों को फंसा सकता था, भले ही वह उन्हें मार न सके। इन चौथे स्तर के जानवरों के बिना वशी और समूह आसानी से हमले का सामना करने में सक्षम हो सकते थे और जहाज को सुरक्षित रखते हुए जानवरों को वापस पानी में जाने के लिए मजबूर कर सकते थे। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन कमठुर और उसके लोगों को कोसा। जब तुम सब मर जाओगे तभी मैं दूसरों की रक्षा कर पाऊंगा। इस विचार के साथ ध्रुव लड़ाई के लिए तैयार था। एक गहरी सांस और एक और परिसंचरण के बाद ध्रुव ने हरे रंग के शल्क वाले जानवरों का परीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से आत्मा शक्ति जारी की। रक्तशिरा वलय से ठंडी हवा निकलने लगी और ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर सीधे उसकी हड्डियों और मांस में घुस गई। जैसे ही वह अपनी आत्मिक शक्ति को मुक्त कर रहा था, उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से ठंडी हवा निकल रही थी और उसकी आत्मिक शक्ति के साथ मिल रही थी। जब आत्मा शक्ति फैल रही थी तो ध्रुव को लगा कि उसे एक अतिरिक्त आंख मिल गई है, जो हरे शल्क वाले जानवरों को पक्षी की नजर से देख सकती है। 53 हरे रंग के जानवर, जिनमें 30 स्तर 2 वाले, 20 स्तर 3 वाले और 3 स्तर 4 वाले शामिल हैं। उन हरे रंग के शल्क वाले जानवरों के जीवन पैटर्न विस्तारित आत्मिक शक्ति के माध्यम से ध्रुव के दिमाग में प्रतिबिंबित हुए, इसलिए उसे तुरंत उनकी क्षमताओं का ज्ञान हो गया। ध्रुव आश्चर्यचकित था। 3 लेवल 4 हरे स्केल वाले जानवर आपदा क्षेत्र के 3 योद्धाओं के बराबर थे। अगर वे जहाज को नुकसान पहुंचाते तो लेवल 4 के वे हरे स्केल वाले जानवर पानी में और भी ज्यादा भयावह होते। लेवल 4 का एक हरा स्केल वाला जानवर पानी में वशी को आसानी से मार सकता था और बाकी हरे स्केल वाले जानवर उन सभी को मार सकते थे। ध्रुव को बुरा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी आत्मिक शक्ति वापस लेने का निर्णय लिया, ध्रुव को कुछ दिलचस्प बात पता चली।
जहां भी उसकी आत्मिक शक्ति का प्रभाव पड़ा, वे हरे शल्कधारी प्राणी बहुत चिंतित हो गए। उनमें से चौथे स्तर के 3 हरे शल्कधारी प्राणी पानी से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, मानो कुछ ढूंढ रहे हों। थोड़ी देर बाद ध्रुव की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह आत्मिक शक्ति को वापस लेने वाला था, आत्मा शक्ति एक तार के रूप में बन गई और लेवल 2 के हरे रंग के शल्क वाले जानवरों की ओर दौड़ पड़ी। सारी आत्मिक शक्ति उस स्तर 2 के हरे रंग के शल्क वाले जानवर पर केंद्रित थी और उसने जोरदार प्रहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडी आत्मिक शक्ति उस रुई के गोले पर प्रहार कर रही हो, जिसमें अपार घृणा भरी हुई थी। आत्मिक शक्ति के प्रहार से वह रुई का गोला फट गया और घृणा गायब हो गई। लेवल 2 का एक हरे रंग का स्केल जानवर समुद्र में गहराई में डूब गया और उसने जहाज का पीछा करना बंद कर दिया। ध्रुव की आंखों से एक चमकदार रोशनी निकली जब उसने उत्साह में अपनी आत्मा शक्ति को फिर से निखारने की कोशिश की। फिर आत्मा शक्ति दूसरे स्तर के हरे रंग के शल्क वाले जानवर की ओर बढ़ी। इसी तरह ठंडी आत्मिक शक्ति ने रुई के गोले को नष्ट कर दिया और घृणा को चूर चूर कर दिया। एक अन्य स्तर 2 का हरा शल्क वाला जानवर समुद्र की तलहटी में वापस चला गया और उसकी जीवन आभा लुप्त हो गई। ध्रुव ने आश्चर्यचकित मुस्कान दिखाई, क्योंकि वह सामान्य के बीच लेटा हुआ था और एक बार फिर से आत्मा शक्ति को परिष्कृत करना शुरू कर दिया और इसे स्तर 3 हरे रंग के स्केल वाले जानवर की ओर फेंक दिया। ठंडी आत्मिक शक्ति के प्रहार से वह तीसरे स्तर का जानवर कांप उठा और उसके मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा। वह समुद्र में जोरदार संघर्ष करते हुए अपने दुश्मन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इस बार ध्रुव की आत्मा शक्ति ने एक बड़ी कपास की गेंद पर प्रहार किया, लेकिन वह नहीं टूटी। इसलिए तीसरे स्तर का वह हरे रंग का जानवर समुद्र तल पर वापस नहीं गया, क्योंकि उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी और वह संघर्ष कर रहा था। आत्मा शक्ति के हमले की 3 तरंगों ने ध्रुव को थोड़ा थका दिया, इसीलिए उसे अनिच्छा से आत्मा शक्ति वापस लेनी पड़ी। निर्वाण क्षेत्र के नीचे आत्मिक शक्ति केवल आत्मिक शक्ति थी, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता था, लेकिन यह वास्तव में अन्य आत्माओं पर आक्रमण नहीं कर सकती थी। मोहीन और समुद्री भान दोनों ने उसे यह समझाया था, केवल जब कोई योद्धा निर्वाण क्षेत्र में पहुंचता है तभी उसकी आत्मिक शक्ति आत्म चेतना में परिवर्तित हो सकती है। आत्मिक चेतना को आत्मिक शक्ति से रूपांतरित किया गया। यह अपने परिवेश को बोध कर सकती है, चेतना सागर को परिष्कृत कर सकती है और आत्मिक आक्रमण कर सकती है। आत्मिक चेतना को केंद्रित करके चेतना सागर में रूपांतरित किया जा सकता है। यद्यपि आत्मिक चेतना की उत्पत्ति आत्मिक शक्ति से हुई थी, तथापि आत्मिक शक्ति पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली थी। विशेषज्ञ योद्धा अपनी आत्मा चेतना को एक व्यूह में स्थानांतरित कर सकते थे और विरोधी की आत्मा में प्रवेश कर उसे मार सकते थे। चेतना का सागर निर्वाण क्षेत्र की प्राण शक्ति आत्मा चेतना द्वारा निर्मित हुआ। एक बार चेतना सागर का निर्माण हो जाने पर यह मार्शल स्पिरिट की शक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि आत्मिक शक्ति केवल अपने आसपास के वातावरण का परीक्षण कर सकती थी और आत्माओं पर इसका कोई अन्य प्रभाव नहीं था। लेकिन अभी ध्रुव ने आत्मिक शक्ति को एक आत्मा हमले में परिष्कृत किया था। 2 स्तर 2 हरे रंग के जानवरों की आत्माओं को जमा दिया था और उस स्तर 3 जानवर की आत्मा को भी गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। यह स्पष्टतः आम लोगों से भिन्न था। ध्रुव मुस्कुराया और उसकी आंखें चमक उठीं। आत्मा शक्ति की असामान्यता का रक्त शिरा वलय के अंदर बर्फ की ठंडी ज्वाला से कुछ लेना देना होना चाहिए। ध्रुव इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। उसे यकीन था कि उसकी आत्मिक शक्ति आत्मिक चेतना में रूपांतरित होने से पहले ही आत्मिक आक्रमण कर सकती है, केवल इसलिए क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति में शीत शक्ति निहित थी। जब उसने आत्मिक शक्ति को बाहर धकेला तो ठंडी शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई और आत्मिक शक्ति के साथ मिल गई। उसकी आत्मा शक्ति का हमला भले ही ज्यादा प्रभावशाली न हो या आत्माओं को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन उसमें मौजूद शीतल शक्ति दूसरों की आत्माओं को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देवलोकों के योद्धा आकाश ज्वाला और चेतना सागर को एक साथ मिला सकते हैं और लोक में सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। ध्रुव ने गहरी सांस ली जब उसे यह महत्वपूर्ण तथ्य पता चला। उसने अभी भी बर्फीली ज्वाला को आत्मा शक्ति के साथ संयोजित नहीं किया था, लेकिन केवल उस कमजोर ठंडी
हवा ने ही अंतर पैदा कर दिया, जिसने उन जानवरों की आत्माओं को सीधे जमा दिया। एक बार जब वह चेतना के सागर में बर्फीली ज्वाला को प्रविष्ट कर देगा और आत्मिक शक्ति आत्मचेतना में बदल जाएगी, तो वह बर्फीली ज्वाला की ठंडी हवा को आत्मचेतना के साथ संयोजित करने में सक्षम हो जाएगा। तब उसकी आत्मचेतना कितनी भयानक होगी! कौन योद्धा आत्मचेतना के आक्रमणों का बचाव कर सकता था? उनकी आत्माएं क्षण भर में नष्ट हो जाती। जब ध्रुव ने यह सोचा तो वह बहुत खुश हुआ और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। यद्यपि बर्फ की ठंडी ज्वाला रक्तशिरा वलय के अंदर ही सीमित थी, लेकिन इसकी ठंडी शक्ति अभी भी ध्रुव के शरीर में बाहर आ रही थी। इसके अनुसार बर्फ की ठंडी लौ से निकलने वाली ठंडी हवा उसके शरीर में जमा हो जाएगी और वह इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकेगा। अब उसे एक नई आक्रमण तकनीक मिल गई थी, जिससे वह सीधे दूसरों की आत्मा को बर्बाद कर सकता था। बहुत सवेरे नाव धुंध से घिरे एक इलाके की ओर जा रही थी। समुद्र पर हल्की धुंध छाई हुई थी। वशी और अन्य लोगों का रंग बेहद बदसूरत हो गया था और उनमें से नवजात क्षेत्र के योद्धा के चेहरे पर पहली बार भय के भाव दिखाई दे रहे थे। नाव के पीछे पहले से ही 60 से अधिक हरे रंग के जानवर इकट्ठे थे और उनमें से 4 पहले से ही स्तर 4 पर थे। साफ समुद्र में तो इन हरे स्केल जानवरों से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था और अब धुंध भरे इलाकों में नाव के साथ अगर हरे स्केल जानवरों ने हमला करना शुरू कर दिया तो इससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। हरे रंग का शल्क वाला जानवर समुद्र में रहता था और समुद्र के नीचे कोई कोहरा नहीं था, इसलिए समुद्र पर हरे रंग का शल्क वाला जानवर कोहरे से प्रभावित नहीं हुआ। कभी कभी जिन चीजों से आप डरते हैं वे हमेशा सच हो जाती हैं। जिस समय वशी और अन्य लोग चौंक गए, उसी समय नाव से 100 मीटर पीछे इकट्ठे हुए हरे रंग के शल्क वाले जानवरों ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। एक के बाद एक हरे रंग का शल्क वाला जानवर मानो तीर की तरह तेजी से समुद्र से कूदकर ऊपर की ओर दौड़ा। सावधान! वशी चिल्लाई। वहां 4 लेवल चोर हरे स्केल वाले जानवर हैं। किसी भी हालत में पानी के नीचे मत जाओ, हम उन्हें बाहर निकालने का मौका तलाशेंगे। वशी की यह चीख थोड़ी बेजान और कमजोर थी। लेवल 4 का हरा स्केल जानवर समुद्र में बहुत बड़ा खतरा था। भले ही वह पानी के नीचे चला जाए, फिर भी वह उसे हराने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा स्तर 4 हरे रंग के स्केल जानवर के पास भी कुछ बुद्धि थी। जब तक वे समुद्र से बाहर नहीं आते और समुद्र के अंदर से नाव पर हमला करने का विकल्प चुनते, तब यदि नाव नष्ट हो जाती और वे पानी में गिर जाते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। वशी उस जानवर को नाव पर हमला करने से नहीं रोक सकी। उसकी चीखें स्वाभाविक रूप से कमजोर लग रही थीं। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं और अपने दिल में हल्की सी आह भरी, क्योंकि वह जानता था कि इस बार नाव पर सवार लोग गहरी मुसीबत में थे। और फिर निश्चित रूप से एक के बाद एक हरे शल्क वाले जानवर झुके और नाव को घेर लिया, लेकिन कोई भी हरा शल्क वाला जानवर पानी से बाहर नहीं आया। स्तर 4 हरे स्केल जानवर की उपस्थिति के साथ बाकी हरे स्केल जानवर समझदार हो गए और लापरवाही से बाहर नहीं भागे, लेकिन उन्होंने केवल नाव को घेर लिया, जैसे कि चुपचाप किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। क्रैक क्रैक क्रैक! नाव के नीचे से एक डरावनी आवाज आई। डेक पर मौजूद लोगों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए। लेवल 4 के हरे स्केल जानवर ने नाव को कुतरना शुरू कर दिया है। एक बार नाव टूट गई और वह समुद्र में डूब गई तो वह हरे शल्क वाले जानवर का क्षेत्र बन जाएगी, और जब वे समुद्र में गिरेंगे तो हरे शल्क वाले जानवर के जबड़े से कोई नहीं बच सकेगा। वशी का चेहरा भी बदल गया। उसकी खूबसूरत आंखें निराशा से भरी थीं, लेकिन वह लगातार चिल्लाती रही, डेक के पास जाओ और समुद्र में हरे रंग के स्केल जानवरों पर हमला करो। किसी को भी हार मानने की अनुमति नहीं है, समझा बहन वशी? हमें आप पर विश्वास है। लानत है, भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम इन स्तर 3 हरे रंग के स्केल जानवरों में से आधे को हराना होगा। डेक पर मौजूद चालक दल के सदस्य गुस्से में डेक के किनारे पर आ गए और नाव के चारों ओर इकट्ठे हुए हरे रंग के स्केल जानवरों पर हमला कर दिया। हरे रंग के शल्क वाले जानवरों के शल्कों को निशाना बनाकर सभी प्रकार की किरणें समुद्र में छोड़ी गईं। कुछ हरे रंग के शल्क वाले जानवर थे जो पानी की सतह के बहुत करीब थे। वशी ने उन पर वार किया और वे तुरंत पेट के बल लेट गए और उसके भयंकर हमलों से मर गए। हालांकि बाकी योद्धाओं के हमले ज्यादा कुछ नहीं कर सके।
जिन हरे शल्क वाले जानवरों को चोट लगी थी वे समुद्र के नीचे छिप गए और वापस गहरे समुद्र में चले गए। एक बार जब हरा शल्क वाला जानवर समुद्र में 10 मीटर से अधिक अंदर चला गया तो कोई भी हमला समुद्र के पानी से निष्फल हो गया और इससे हरे शल्क वाले जानवरों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। एक के बाद एक हरे रंग के शल्क वाले जानवर गोता लगाने लगे। समुद्र में पानी उछल रहा था, लेकिन अब कोई भी हरा शल्क वाला जानवर घायल नहीं हुआ था। सभी हरे शल्क वाले जानवर समुद्र में कूद पड़े और नाव पर मौजूद लोगों को गुस्से से घूरने लगे। वशी को अचानक शक्तिहीनता का एहसास हुआ। यदि हरा स्केल जानवर बाहर नहीं आता तो वे कुछ नहीं कर सकते, विशेष रूप से स्तर 4 हरा स्केल जानवर जो अभी भी डेक के नीचे था और उसे कुतर रहा था। एक बार डेक नष्ट हो गया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ध्रुव भी खड़ा हो गया। वह चुपचाप डेक पर आया और समुद्र पर हरे रंग के शल्क वाले जानवर को उदास होकर देखने लगा। यदि हरे रंग के शल्क वाले जानवर ने नाव पर किसी योद्धा पर हमला नहीं किया तो कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी और नकारात्मक बल के बिना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करना असंभव है। ध्रुव का चेहरा उदास हो गया और उसने कमठुर और अन्य लोगों को ठंडेपन से देखा। उसके दिल की गहराई से हत्या का तीव्र इरादा उठ रहा था। जब तक किसी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वे इस स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं और किसी को तुरंत मरना पड़ा। अन्यथा यदि डेक नष्ट हो गया तो मृतकों के साथ भी परिणाम अभी भी वही होगा। ध्रुव मारने के लिए तैयार था। समुद्र में जाओ। मरने का इंतजार करने के बजाय समुद्र में हरे रंग के स्केल जानवर से लड़ना बेहतर है। वैसे भी अगर डेक नष्ट हो गया तो हम समुद्र में भी डूब जाएंगे, तो बेहतर होगा कि हम डेक नष्ट होने से पहले समुद्र में हरे रंग के स्केल जानवर से लड़ें। वशी निराश दिख रही थी और वह केवल ऐसा असहाय निर्णय दे सकती थी। समुद्र में हरे रंग के स्केल वाले जानवर से लड़ना निश्चित रूप से एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण निर्णय था। वशी इसे किसी और से बेहतर समझती थी, लेकिन अब उसके पास इस निर्णय के साथ जुआ खेलने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ठीक है। नाव पर मौजूद हर योद्धा हताश स्थिति में क्रोधित होने लगा और बिना किसी आदेश के पहले से ही 3 लोग समुद्र में कूद गए। कमठुर कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन वह भी समुद्र में कूद गया। लड़ो! वशी चिल्लाई और समुद्र में कूदने के लिए तैयार थी। ध्रुव अचानक उसके पास आया। उसने उस पर भौहें चढ़ाईं और झिझका। हालांकि वशी आक्रामक लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि एक बार पानी में कूदने के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और ध्रुव की ओर खाली नजरों से देखने लगी, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं कर सका। उसने बस एक आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। वशी का चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखों की आशा धुंधली पड़ गई और वह भी समुद्र में कूद गई और समुद्र में अन्य योद्धा के साथ हरे शल्क वाले जानवरों से लड़ने लगी। वह वास्तव में आशा करती थी कि ध्रुव एक गुरु है